अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा इस वक्त का जो मौजूदा सियासी मंजरनामा है, पूरे साल आज चूँकि साल का भी आखिरी दिन है और 2023 का सूरज गरूब हो चुका है, एक बड़ा फुल ऑफ हैपनिंग सियासी मंजरनामे पर यह पाकिस्तान में साल रहा। साल का आगाज़ जहाँ सूबाई असम्बलियों की तहलील से हुआ, उसके बाद से मुख्तलिफ़ चीज़ें हमने देखा जो कि होती रहीं, बड़ी सियासी हैपनिंग्स। उसके बाद 9 मई का एक वाक़या जो बड़ा सिग्निफ़िकेंट इस पूरे साल में हो गया। उसके बाद जो बानी तहरीक इंसाफ हैं उनका गिरफ़्तार होना और फिर दीगर मामलात हैं। इसी में जो कौमी असम्बली है उसने अपनी मुद्दत पूरी की और उसके बाद एक निगरान सेटअप आया। फिर इलेक्शंस कब होंगे, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल में एक बड़ा अहम किरदार अदा किया और अब 8 फरवरी की तारीख हमारे सामने है। एंड एज़ वी स्पीक ऑफ नाउ, तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हुए हैं उनके ख़िलाफ़ अपीलों की इसका सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन एक लेवल प्लेइंग फील्ड की जब हम बात करते हैं तो हमें बज़ाहिर वाज़े तौर पर वो नज़र नहीं आ रही है इस वक्त। और ये कहा जा रहा है कि शायद पूरी रियासती मशीनरी एक सियासी जमात के ख़िलाफ़ काम करने में लगी हुई है। कल के दिन में अगर हम देखें तो इंतहाई जो अहम शख्सियात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके कागजात नामजदगी मुख्तलिफ़ एतराज़ात लगा कर मुस्तरद किए गए। जवाज़ उस पर कहीं पर कुछ बनाया गया, कहीं पर कुछ बनाया गया, लेकिन अहम शख्सियात के कागजात नामजदगी मुस्तरद हैं। बहुत सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने या सियासत से लाताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं। बहुत सारे लोग इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी या दीगर पार्टीज़ में जा चुके हैं। लेकिन अवामी मकबूलियत की जो हम एक बात कर रहे हैं वो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवाम में जो एक बयानिया बनाया गया है वो मौजूद है। दीगर सियासी जमातें अपनी सीट एडजस्टमेंट की बात कर रही हैं। बिलाखिर PMLN और MQM के दरमियान 8 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट के मामला तय पा गए हैं। दीगर सीट एडजस्टमेंट्स भी होनी हैं और फिर कहीं पर यह दावा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर कोई हुकूमत नहीं बना सकेगा। मुख्तलिफ़ चीज़ें जिनमें नेशनल गवर्नमेंट की भी एक बात सामने आ रही है कि मसाइल का वाहिद हल नेशनल गवर्नमेंट है, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी तो शायद कोई सियासी जमात ना ले सके। बहुत कम दिन अब बाकी हैं आम इंतखाबात में और जो इलेक्शन की गहमा गहमी है या एक्सटेंसिव इलेक्शन कैंपेन है वो उस तरह से हमें नज़र नहीं आ रही। कल शेखुपुरा में PMLN ने अपना जलसा ज़रूर किया और अपनी इंतखाबी कैंपेन का आगाज़ किया, लेकिन मंशूर बहरहाल अभी तक नहीं दिया। पीपल्स पार्टी पहले से जलसे कर रही है और अपना मंशूर भी दे चुकी है। बाकी जमातें किसी हद तक एक्टिव नहीं हैं। फिर साथ साथ दहशत गर्दी के मामला, सिक्योरिटी थ्रेट्स और ये तमाम तर चीज़ें हैं जिसमें इस साल के अख्ताम में हम अब अगले साल में इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में तफसील से इस पूरे के पूरे जो मंजरनामा इस वक्त का है, जो इस साल के आगाज़ से एक बना और जो तस्वीर इस वक्त हमारे सामने है, इस पर और जो आने वाला वक्त है उस पर ज़रा हम कुछ तफसील से बात करें। पहले सेगमेंट्स में हम इस पर बात करेंगे और उसके बाद ज़रा हम कुछ आगे चलकर एस्ट्रोलॉजिस्ट से जानेंगे कि वो प्रेडिक्ट क्या कर रहे हैं अगले साल को। वो हमारा लास्ट सेगमेंट रहेगा। फिलहाल गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं वजात मसूद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इसार राना साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। दोनों को वेलकम कहूँगा। वजात साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए कैसे देखते हैं सर आज जब 2023 का सूरज गरूब हुआ है, सियासी मंजरनामा मुल्क का क्या आपको बता रहा है? इस वक्त हम कहाँ पे खड़े हैं? लेवल प्लेइंग फील्ड कतन नहीं है, इलेक्शंस की जानिब नज़रें मरकूज़ हैं, इलेक्शंस की गहमा गहमी हमें नज़र नहीं आ रही। कैसे सम अप करेंगे? वैसे अगर मैं पूछूं जितनी बड़ी हैपनिंग्स इस पूरे साल में हुई, कैसे देखते हैं इस साल को आप? ये कैसा रहा पाकिस्तान की सियासत के लिए ओवरऑल? देखिए, जहाँ तक तो गुजरे हुए साल का ताल्लुक है, खालिद साहब आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया बात करने का। तो भाई जैसे पिछले 74 बरस ज़िया का शिकार थे, जितने आपने वाक़यात गिनवाए, ये एक मुस्तहकम जमहूरियत में जहाँ आइन मौजूद हो, जहाँ अवाम की राय की तायद से हुकूमतें बनती हैं, वहाँ तो ये मामलात नहीं हुआ करते। हमने माजी में जो गलतियाँ की हैं उनकी फसल हम इस बरस काटते रहे और मुझे अंदेशा है कि इंतखाबात का नतीजा जो भी हो, एक तो नज़र आ रहा है कि हंग पार्लियामेंट और उसके लिए कोशिशें भी नज़र आ रही हैं। जैसे आपने फरमाया कि एक सियासी जमात जो है वो किसी तरह से इंतखाबी मंजर से हटाने की कोशिश हो रही है। मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत के लिए अच्छा
शगुन नहीं है। दीगर जो सियासी जमातें हैं उन्हें एक जमहूरी और सियासी नुक्ता नज़र अख्तियार करते हुए इस पे अपनी राय देना चाहिए थी, लेकिन ग़ालिबन इक़्तिदार की जो है वो खुशबू बहुत करीब से आ रही है, इस वजह से शायद, या शायद हमारा जमहूरी शऊर ही अभी इतना बालिग नहीं हुआ कि हम ये समझ सकें कि इस तरह की जो इंजीनियरिंग हुआ करती है, ऑर्केस्ट्रेशन हुआ करती है, वो तो आने वाले वक्तों का एक इशारा होती है कि आने वाले वक्तों में भी यही होगा, फिर कल को कोई और जो है वो यही शिकवे कर रहा होगा। जी। मैं एक हंग पार्लियामेंट देख रहा हूँ, मैं एक कमज़ोर पार्लियामेंट देख रहा हूँ, और मैं जो इस मुल्क के हकीकी मसाइल हैं, वो हमारी मईशत है, वो हमारी बैनुल-अक़वामी साख है, और वो हमारे मुल्क के सियासी निज़ाम का इस्तेहकाम है। बदकिस्मती से इस वक्त उसके आसार नज़र नहीं आ रहे, और इसकी एक वजह तो माजी की गलतियाँ हैं, और एक वजह ये है कि इस वक्त भी सही नुक्ता नज़र जो है वो अख्तियार नहीं किया जा रहा। तो थोड़ा सा जिसे कहना चाहिए कि कॉशियस। जी। जी, बहुत बेहतर। तो बस भाई, मुझे जो अपनी बात कहना थी इरफान साहब, वो तो मैंने अर्ज़ कर दी आपसे कि मैं तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं हूँ आने वाले हालात से, और मैं सबसे बढ़ के ये कि मैं मईशत की बहाली नहीं देख रहा, मैं मुल्क की वक़ार की बहाली नहीं देख रहा। जो भी नताइज होंगे उसमें कमज़ोर हंग पार्लियामेंट होगी, उसमें बहुत से जो है वो ग्रुप मौजूद होंगे, राइट और सर। उन ग्रुप के अंदर भी बहुत सी बारूदी सुरंगें रखी होंगी। राइट सर, पॉइंट टेकन। मैं इसार राना साहब की जानिब बढ़ूँगा, साथ साथ सुहेल इकबाल भट्टी साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनको वेलकम कहूँगा। इसार राना साहब, आप कैसे देखते हैं ये जो गुजरा हुआ पूरा साल है, कैसा रहा पाकिस्तान की सियासत के लिए? इस जब साल का आगाज़ हुआ तो सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ थी। सूबाई असम्बलियों की तहलील किससे ये साल शुरू हुआ। इसमें वफाकी हुकूमत जो सूबाई कौमी असम्बली है उसने अपनी मुद्दत पूरी की, निगरान सेटअप आया, लेकिन जहाँ से हम चले थे तो बिल्कुल कुछ और सूरत हाल थी। उस वक़्त में नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान की सियासत में नज़र नहीं आ रहे थे, बैरून मुल्क थे। इमरान खान साहब छाए हुए थे पाकिस्तान की सियासत में, पब्लिक सपोर्ट थी। और आज जब साल का अख्ताम हो रहा है तो इमरान खान साहब जेल की सलाखों के पीछे हैं, अवाम से उनका रब्ता मुनक़ता है, और नवाज़ शरीफ साहब अवाम के दरमियान मौजूद हैं। कैसे सम अप करेंगे आप, कैसे देखते हैं इस पूरे साल को गुजरे? 2023 के डूबते लम्हों में अब मासूम खान जो है वो जेल के पीछे हैं, लेकिन ये बात से मैं कभी नहीं कि उनका अवाम से रास्ता नहीं है। उन्हीं का तो अवाम से रास्ता है, वही तो एक आज़ाद शख्स है जो अवाम में फिर रहा है, और जो बज़ाहिर आज़ाद है और वो मुख्तलिफ बड़े बड़े हाल के अंदर कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वही तो कैद है, क्योंकि वो अवाम से नहीं मिल सकता, ना अवाम के पास जा सकता है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि मासूम खान जेल के पीछे बैठ के आज़ाद है, और मियाँ साहब जो हैं वो लाहौर में होके भी कैद हैं। अब आ जाए इस साल की जहाँ तक बात है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख के बदकिस्मत तरीन सालों में से एक साल ये था, जिसके अंदर अब ना सिर्फ आइन को पामाल किया गया, आइन को, बल्कि जिसे कहते हैं ना कि वो ज़ियाउल हक की मेहरबानी थी, वो कहता था कि ये रद्दी का टुकड़ा है, मैं इसे जब मर्जी डस्टबिन में फेंक दूं। हमने उससे भी बदतर हाल किया इसका। हमने इस आइन को एक मानी मुसलसल मुख्तलिफ बातों पे रुसवा करते रहे। फिर ये साल इसलिए भी बदकिस्मत है कि इस साल हमने जुडिशरी और जजेस के साथ जो कुछ किया, जिस तरह उनका मजाक उड़ाया, जिस तरह उन्हें गालियां दी, जिस तरह अदालतों को मतलूब लोगों ने अपने खिताबों में जजों को और जर्नल्स का नाम लेके उनके ऊपर इल्जामात लगाए, और फिर दोनों जानिब से खामोशी रही, तो मैं समझता हूँ ये भी मेरे लिए भी बड़ी हैरान कुन और तकलीफ दे बात थी। फिर उसके बाद बदकिस्मत तरीन साल ये इस तरह है कि पाकिस्तान में एक बात क्लियरिटी से सामने आ गई कि पाकिस्तान में ताकतवर के लिए कानून, इंसाफ, अदालतें कुछ मैटर नहीं करती। इसहाक डार 4 साल पाकिस्तान से फरार रहे, 4 साल बाद वजीर आजम के तैयारे में बैठ के आए और आके वजीर खजाना बन गए। नवाज शरीफ अदालतों को मतलूब नहीं थे, सजा याफ्ता थे, और फिर वो वापस आए
अदालतों ने उनके घर पहुंच के उनसे बायोमेट्रिक करवाया, उनसे माफी मांगी अदालतों ने और उनको क्लीन चिट दे दी। तो ये पाकिस्तान के जो चंद बदकिस्मत तरीन साल थे उनमें से एक साल है। और दुख ये है कि ये बदकिस्मती और ये तकलीफ और ये अवाम का इम्तहान अभी खत्म नहीं हुआ। 2024 में इससे भी आगे जाके अवाम को इन तमाम हालात का सामना करना पड़ेगा। और देखे ना, मैं भी कह रहा हूँ, मुजाहिद मसूद भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि एक सियासी जमात जो पाकिस्तान की मेजर स्टेक होल्डर है उसे आपने इंतखाबात से बाहर निकाल दिया। एक शख्स जो अकेला 7 सीटों पे खड़ा हुआ और जीत गया, आज आपने उसके कागजात जो है नामजदगी मुस्तरद कर दिए, और इस तरह बेशुमार लोगों के। तो मुझे एक बात का आप जवाब दीजिए कि इस तरह करके हम दुनिया को या कौम को क्या मैसेज दे रहे हैं? हम क्या बता रहे हैं इस कौम को कि इस कौम के अंदर आइन, कानून और अवाम की आवाज की कोई अहमियत नहीं है, बल्कि चंद लोग जो हैं जो फैसले करेंगे वही होगा। और उससे ज्यादा दुख की बात मुझे नवाज शरीफ और जरदारी पे है कि ये अपने आप को जमहूरियत के 100 कार्ड चैंपियन बनते हैं और इनको इतनी तौफीक नहीं हुई। ये बहादुरी का मुजाहरा करते, इखलाकी जुर्रत का, सियासी जुर्रत का मुजाहरा करते, बड़े किरदार का मुजाहरा करते और कहते कि नहीं ये कोई जमहूरियत नहीं है जिसमें चाहे वो खालिफ है। इनसे कहीं अच्छा तो फजलुर रहमान है जिन्होंने कहा कि वो बंदा जेल में, मैं उसके खिलाफ अभी बात नहीं करूंगा। कितने खुश हैं कि अगर आपने ऐसे जीतना है तो ये तो ज़ियाउल हक ने भी रेफरेंडम जीत लिया था, मुशर्रफ ने भी रेफरेंडम जीत लिया था, लेकिन उन्हें अवामी पजीराई कितनी मिली थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंतखाबात पाकिस्तान के लिए मजीद बदकिस्मती का आगाज होंगे और सियासी अदम इस्तेहकाम अपने मतलब ये अरूज इसार पे राना साहब, जाएगा। आप इसको इस इंतखाबात को कंपेयर कर रहे हैं माजी के 2 आमिराना दौर के रेफरेंडम से? जी क्या कह रहे हैं हम? मुझे आपसे दोबारा मैंने सवाल कहा आप दोहराइएगा। इसका मौजना कर रहे हैं इन जनरल इलेक्शंस का, माजी के 2 अदवार के जो आमराना अदवार थे उनके रेफरेंडम से आप इसका मौजना कर रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें भी सिर्फ एक चॉइस थी, उस रेफरेंडम में भी एक चॉइस थी, ज़ियाउल हक के रेफरेंडम में ज़ियाउल हक चॉइस थी, मुशर्रफ के रेफरेंडम में मुशर्रफ चॉइस थी, और इस इलेक्शन के अंदर नवाज शरीफ चॉइस है। आपने नवाज शरीफ के ठीक। इर्द गिर्द कोई बंदा नहीं खड़े होने दिया। सनम जावेद को भी आपने निकाल दिया जो मरियम को चैलेंज कर सकती थी। अगर सनम जावेद 9 मई को मतलूब है तो आप उन्हें सजा दे दें, और अगर वो पाकिस्तानी शहरी हैं तो उन्हें इलेक्शन लड़ने दें। तो ये सारा कुछ करके आप क्या मैसेज दे रहे हैं? खुद नवाज शरीफ ये मैसेज दे रहे हैं कि इन तिलों में तेल नहीं है, वो सियासी मुकाबला नहीं कर सकते, वो मासूम खान को नहीं हरा सकते, और उनके पास एक ही रास्ता है कि उनके खिलाफ कोई भी ना खड़ा हो। लेकिन राइट, मेरी राना बात साहब। याद रखिएगा, ये मेरी बात अपने प्रोग्राम में कभी दोहराइएगा कि अगर इन इलेक्शन में नवाज शरीफ बामुकाबला नवाज शरीफ हुए तब भी नवाज शरीफ तीसरे नंबर पे ही आएंगे। ठीक है सर, पॉइंट आ गया। मैं भट्टी साहब की जाने बढ़ूंगा। भट्टी साहब, आप कैसे देखते हैं, कैसे सम अप करेंगे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे ये साल कैसे याद किया जाएगा 2023 का, इसकी हैपनिंग्स को कैसे देखते हैं आप? इसार राना साहब ने तो कहा कि बदतरीन साल है, आप भी क्या ऐसे ही कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, साल 2023 पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की सियासत, मौशियत और मुआशरत सब के लिए बड़ा बड़ा खतरनाक रहा। इसमें वो कुछ देखने को मिला और वो कुछ हुआ जिसकी शायद कोई कभी तवक्को नहीं कर रहा था। और अलमिया ये रहा कि साल पूरा उसी कश में गुजर गया और किसी लिहाज से किसी शोबे के अंदर हम बेहतरी हासिल करने में कामयाब ना हो सके। अगर दावे बहुत बड़े किए गए, क्योंकि जितनी सूरत हाल ख़राब हुई उस सारी सूरत हाल के साथ जो सूरत हाल का ताल्लुक था उस सियासत इस्तेहकाम के साथ था। बहुत सी कोशिशें हुई, बहुत से दावे भी हुए, लेकिन सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए जो कंक्रीट एफर्ट होनी थी वो राइट डायरेक्शन में शायद नहीं हो सकी। के नतीजे में जो मुआशी इस्तेहकाम वो भी अवाम को हासिल ना हो सका और अवाम महंगाई, बेरोज़गारी और उसके साथ साथ बहुत सी मुश्किलात से दो चार रहे। लेकिन एटलीस्ट जो सबसे बड़ा मुतालबा था सियासी जमातों का, उन्होंने कोशिश भी की, अदालतों का दरवाज़ा भी खटखटाया कि आइन के मुताबिक इस साल 2023 के अंदर इलेक्शन हो जाए। लेकिन उस वक्त भी जो सूरत हाल रही अदालतों में जमातों के रजू करने के बावजूद साल 2023 के अंदर इलेक्शन के इनेकाद का ख्वाब तो पूरा ना हो सका और अल्टीमेटली अदालत की ही तवस्सुत और अदालत के इंटरवीन करने के नतीजे में 8 2023 की तय हुई इलेक्शन के हवाले से। लेकिन वो तारीख तो तय हो गई, उस तारीख जो साजगार हालात मिलने चाहिए थे सबको, वो हालात जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन की रोशनी में
कोटा पाकिस्तान की डायरेक्शन की रोशनी में जो पैदा होने चाहिए थे, उस इलेक्शन के निज़ाम के ऊपर तमाम सियासी जमातों का और अवाम का एतमाद पैदा होना चाहिए था। बदकिस्मती से अभी तक वो नहीं हो सका। के बहुत कॉन्सिक्वेंसेस होंगे लॉन्ग टर्म भी, जिसकी निशानदेही कर रहे थे ताराना साहब भी, कि अगर माहौल के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं तो फिर इलेक्शन का हो जाना कैसे लगती है, या इलेक्शन होने के बाद उस के ऊपर तमाम जमातों का एतमाद होना भी बहुत मैटर करता है। इलेक्शन के नतायज जो भी हों, एक अलग अपनी जगह पे है, लेकिन उससे पहले सारा मंजरनामा है, सारा माहौल है, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा दम एतमाद है, मिसट्रस्ट है। तो एक दो चार हैं पूरा साल गुजरने के बावजूद कि हम उससे नहीं निकल पाए, जिससे हम कह सके कि एटलीस्ट ठीक कर ली और आने वाला साल हमारे लिए सियासी लिहाज से, मुआशी लिहाज से सब कुछ बेहतरी ला सकेगा, दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन कोई मुआवजा हो जाए और कोई बड़े मिल बैठे हैं, बैठकर सोच विचार और कोई कर तो ये अलग बात। लेकिन अभी तक सूरत हाल बहुत गंभीर है। लेकिन जो भी हम कहें, 2023 के लिहाज से कोई अच्छा साल साबित नहीं हो पाकिस्तान के लिए। अब उम्मीद 2024 के साथ जुड़ी है। तमन्नाएं भी हैं, ख्वाहिशें हैं, कोशिश, जिन्होंने इन दुआओं को और ख्वाहिशात को कार ला के सूरत हाल को बेहतर करना है, ये डिपेंड करता है सारा पर। देखिए, एक बड़ा गोल्डन मौका मिला था नवाज साहब को, जब वापस आए तो उन पर तनकीद हुई, लेकिन जब सारे पाकिस्तान पहुंचे अपना इंतखाब किया तो वाज़ेह किया वो आइंदा पर नहीं, बल्कि वो मफाहमत के ऊपर रास्ते पर गामजन रहे और एक अच्छी सोच का मुज़ाहरा किया था, जिससे थोड़ी एक उम्मीद पैदा की कि शायद वो तमाम सियासी जमातों से मिल बैठे हैं और जिस कंसर्न है उनको दूर करें और आने वाले दिनों में जो रूल्स ऑफ है उसको वो तय करें, हालात बेहतर हो सके, सबको सिस्टम और उस तरीक़ेकार के ऊपर इत्तेफाक हो। लेकिन ये बयान किया, लेकिन तौर के ऊपर कोई ऐसा नहीं उठा, मफाहम फ़ज़ा मज़ीद खराब से खराबतर होती रही। जी। अभी भी और उसके बाद इमरान खान साहब ने भी जेल में बैठ के एक फैसला किया, डायरेक्शन दी थी कि एक कमेटी बनाई जाए, कमेटी बन गई जो तमाम बातों के पास जाए, के साथ जाके बातचीत करेगी ताकि आगे बेहतर सियासी माहौल बन सके। वो कमेटी फॉर्म ज़रूर हुई, लेकिन वो कमेटी के जाके मीटिंग्स नहीं कर सकी। तो तमाम अतराफ में तमाम जो डेडलॉक सी कैफियत है, लेकिन तमाम बड़ों को इलेक्शन से पहले बैठने की ज़रूरत है, हालात साज़गार करने की ज़रूरत है ताकि सिस्टम के ऊपर और इंतखाबी अमल के ऊपर लोगों का एतमाद पैदा हो सके। बसूरत दिक्कत मसाइल मज़ीद बढ़ते जाएँगे। जी। राइट, भट्टी साहब, पॉइंट आ गया। वेलकम बैक। अब इसी बात को ज़रा मैं अब आगे लेकर, वजाद मसूद साहब, ये तो हमने बात कर ली। अब ये जो साल जिसका आगाज़ हम करने जा रहे हैं 2024, ये इंतखाबात का साल है, 8 फरवरी। अब 36-37 दिन का वक्त बाकी है सिर्फ आम इंतखाबात में, अगर 8 फरवरी को इलेक्शंस होने। अभी कोई गहमा गहमी, कोई माहौल, कोई एक्टिविटी इंतखाबात की किसी सतह पर, किसी जगह पर उस तरह से दिखाई क्यों नहीं दे रही, सिवाय जो ड्राइंग रूम मीटिंग्स हैं या सीट एडजस्टमेंट की बातें हैं। जलसे ज़रूर हैं, कल PMLN ने भी किया शेखुपुरा का जलसा, लेकिन जो एक गहमा गहमी नज़र आती है इलेक्शंस की, वो कहीं पर भी अब तक रिपोर्ट नहीं हुई है जहाँ जहाँ से मैंने चेक किया है। इसकी क्या वजह है? भाई अरसलान, शायद हमारा इज्तिमाई हाफ़ज़ा कुछ कमज़ोर है। 1988 से अब तक जितने भी इंतखाबात हुए हैं, उनमें बेयकीनी की ऐसी सूरत हाल रखी जाती है कि ये हर दफ़े ऐसे ही होता है। और जो इंतखाबी मुहिम है वो बिल्कुल आखिरी हफ्तों में शुरू होती है। मेरे ख्याल में हमारी तारीख में एक ही इंतखाब ऐसा था 1970 का, जब करीब कोई 11 महीने तक जो है वो इंतखाबी मुहिम चलती रही थी। इंतखाबी मुहिम तो आखिरी 1 महीने ही में हुआ करती है। और गहमा गहमी क्या, ये कोई ईद का या कोई दूसरा कोई त्यौहार तो नहीं है ना। गहमा गहमी जो है वो सियासी मामलात हैं, वो सियासी तरीके से हो रहे हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं 2 निकात अपने बरादर अज़ीज़ मेरे मोहतरम हैं इसहार राना साहब, उन्होंने जो 2 कंपैरिज़न किए हैं, मैं उस पर थोड़ी-सी निशानदेही करना जी चाहूँगा। ज़रूर। अगर आप जी जी ज़रूर। एक तो मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि आमरों के कराए हुए रेफरेंडम के बदतरीन इंतखाबात के साथ मुवाज़ना नहीं करना चाहिए। जुर्म का और बुरे रवैये में फ़र्क होता है। एक आउटराइट क्राइम अगेंस्ट द नेशन है, बाकी जो हमसे ऊंच नीच होती है
ज़ाहिर है हमें एक दूसरे पे तनकीद का हक है, तो मैं समझता हूँ कि ये नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जब ये जो मामला इस बरस में हुआ है, इसमें हमने जितनी बातें गिनवाई हैं, उसमें हम ये बात नज़रअंदाज कर गए कि आइन में एक आर्टिकल 95 है, उसमें अदम एतमाद की प्रोविज़न मौजूद है, वो हुई थी और कौमी असम्बली को गैर मौसर करने में और उसे मुअत्तल करने में और फिर 2 सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने में, चूँकि निगरान हुकूमत का तसव्वुर होते हुए अलग-अलग सूबाई इंतखाबात नहीं हो सकते। ये आइन में सुकम है और ये बात उस वक़्त 3.5 बरस तक वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले मोहतरम इमरान खान साहब के इल्म में होना चाहिए थी। आप ये नहीं कर सकते कि 155 बल्कि 170 के करीब जो सीटें हैं, वहाँ पे तो मुस्तकिल 5 बरस की मैंडेट वाली सूबाई हुकूमत बैठी हो और सिंध और बलूचिस्तान में जो है वो निगरान हुकूमतें हों। ऐसे इंतखाबात नहीं हो सकते। ये डायकॉटमी है हमारे आइन में। लेट्स होप के आने वाली पार्लियामेंट इस पे तवज्जो देगी, लेकिन ये कहना कि इस बरस में आइन तोड़ा गया, हमने आइन तोड़ते हुए, एब्रोगेट होते हुए, मुअत्तल होते हुए देख रखे हैं, उसके साथ मुवाज़ना नहीं करना चाहिए। तीसरी बात ये जो 9 मई है, हम इसे बार-बार क्यों फरामोश कर रहे हैं? ये बेशक मेरे जैसा जमहूरियत पसंद बंदा कहेगा कि ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस पे हमले से बड़ी बात नहीं है। हमने 5 जुलाई 77 को हमने जो है वो 96 में, हमने 90 में, हमने 99 में वज़ीर-ए-आज़म हाउस पे हमले होते हुए देख रखे हैं और हमला क्या कब्ज़ा होता हुआ देख रखा है। सो इसलिए इसको भी कंपैरिज़न मैं नहीं कर रहा, लेकिन 9 मई हर सूरत मुसल्लह अफ़वाज के एक हिस्से के साथ मिलके फ़ौज में बगावत की कोशिश थी और ये जो हमारे मोहतरम सियासी कारकुन इस वक़्त सज़ा भुगत रहे हैं उसकी, वो बेचारे तो क्रॉस फायर में आए हैं। लेकिन सियासी जमात के रहनुमाओं को मालूम था, वो उसका हिस्सा थे। 9 मई को हमें फरामोश मैं कोई उसको मंतरी के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रहा। आई डू नॉट होल्ड ब्रीफ फॉर एनी अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेक होल्डर, जी। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि ये मुल्क के बारे में के साथ बहुत भयानक मज़ाक किया गया है सियासी मुफादात के लिए और ये बाकायदा कोशिश की गई। ये बात तो अब फॉर्मली हमें बता दी गई ना कि 18 आला अस्करी अफसर जो है वो इसकी सजा पा चुके हैं। तो 9 मई सिर्फ एक मुजाहरा नहीं था, 9 मई बाकायदा तौर पे मुल्क के अंदर उस फौज में बगावत की कोशिश है जिसके बारे में एक हमारे अब्दुल हमीद खान साहब होते थे, सेकंड टू याहिया खान, उन्होंने कहा था कि इवन एट द पीक ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान क्राइसिस कि ये खबर कहीं नहीं जानी चाहिए या नहीं निकलनी चाहिए, तासुर नहीं जाना चाहिए कि पाकिस्तान की फौज का डिसिप्लिन टूट गया, वो तोड़ने की कोशिश की गई है। तो ये 9 मई जो है ये जो भाई हमारे फरमाते हैं कि इमरान खान साहब के साथ बात करनी चाहिए, उनसे जरा सवाल तो करना चाहिए ना एहतराम के साथ कि हुजूर 10 अप्रैल से लेके मई 23 आने तक इमरान खान साहब ने ऐसी कोई कोशिश फरमाई कि एक ब्रॉडर पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए, और जब उन्होंने कमेटी भी बनाई तो उन लोगों की बनाई जिनकी भाई फिर अब आप क्या समझते हैं कि फजलुर रहमान साहब जो है या असद जरदारी साहब जो है वो इमरान खान साहब की तीसरी सफ के लोगों से मिलेंगे? ऐसे तो नहीं होता ना। खुद उनका अपना मामला ये था कि जितनी देर वो वजीर आजम रहे वो तो भाई कभी मेन गेट से असेंबली हॉल में दाखिल नहीं हुए, अकवी दरवाजे ही से असेंबली में आए, अकवी दरवाजे ही से सियासत में आए थे। हमें अपनी बात कहते हुए मेरे ख्याल में तवाज़ुन को कायम रखना चाहिए। जो कुछ हो रहा है उसकी मैं तौजीह नहीं कर रहा, ना जवाज़ पेश कर रहा हूँ, ना तायीद कर रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि किसी जमहूरी कारकुन को उसकी हमायत नहीं करनी चाहिए इस रवैये की जिस तरह से एक ब्लैंकेट। मैं कल इसको देख रहा था खबरें आने को और मुझे ये लग रहा था कि मैं कोई किसी गैर मुल्क का जो है वो प्रोपेगेंडा सुन रहा हूँ कि एक सियासी जमात के लोगों के कागजात नामजदगी धड़ाधड़ मुस्तरद किए जा रहे हैं और एक दीगर जमातों के मंजूर किए जा रहे हैं। ये जो मोहतरम अख्तर मेंगल साहब का अकामा रखने पे कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं, अगर ये में आ रहा है
फिर तो आधी असम्बली जो है वो नाअहल करार पाती है। और जरा मालूम कर लीजिए कि हमारे कितने ब्यूरोक्रेट्स और कितने हमारे जो दूसरे एहलकार हैं, रियासती एहलकार हैं, उनके पास डुअल नेशनैलिटी है। तो ये तो कोई मियार नहीं बनता। सो इंतखाबात की साख को नुकसान पहुंच रहा है और मेरी राय में जानबूझ के पहुंचाया जा रहा है, ताकि आने वाली पार्लियामेंट जो है वो कोई बामानी फैसला साजी ना कर सके, वो कोई ऐसा राइट। कदम ना उठा सके जो इस मुल्क में जमहूरियत के लिए और अवाम के मुफादात में हो। वो एक मुहरे के तौर पे हो, वो एक स्टैंप, एक रबड़ स्टैंप के तौर पे पार्लियामेंट मौजूद हो। ऐसी पार्लियामेंट जो है वो बेमानी हो जाएगी। बिल्कुल सही वजाहत साहब, पॉइंट आ गया। साराना साहब, आप क्या कहेंगे गहमा गहमी इलेक्शंस की किसी सतह पर? क्या ये जो आपने पहले मौक़िफ़ अपनाया कि एक जमात को दूर रखा जा रहा है, ये वजह है कि गहमा गहमी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, कुछ उस तरह से नज़र नहीं आ रहा? या आप एग्री करते हैं जो वजाद मसूद साहब ने कहा कि ये आखिरी 1-2 हफ्ते की बस सारी गेम होगी, उससे ज़्यादा क्या तवक्को हम करें कि 30 दिन पहले से ही कोई गहमा गहमी हमें नज़र आए? देखिए, पहले तो मैं वजाद मसूद भाई की ना 2-3 बातों का जवाब देना चाह रहा हूँ और मैं वजाहत चाह रहा हूँ। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि उन 2 रेफरेंडम जो आमिरों ने कराए थे उससे इसे नहीं मिलाना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो 2 रेफरेंडम बहुत ज़्यादा पीसफुल और पुरअमन और किसी हद तक जमहूरी अंदाज के थे। ये तो बदतरीन रेफरेंडम है जिसमें मुखालफिन के कागजात ही मुस्तरद नहीं हो रहे, उनकी माओ बहनों के साथ तशद्दुद हो रहा है, माओ को घर में घुस के थप्पड़ मारे जा रहे हैं, औरतों के साथ बदतमीजी हो रही है, उनसे कागजात छीने जा रहे हैं, उनके साथ वो उनकी वीडियोस में वो अब चीखों के साथ रोते हुए एहतिजाज कर रही है। मेरा ख्याल है मुशर्रफ और ज़ियाउल हक ने भी ऐसा नहीं किया था, तो ये क्रेडिट नवाज शरीफ को जाता है कि वो उनसे एक कदम आगे बढ़ गए और उन्होंने ये साबित किया कि उन्हें उनके अंदर का एक डिक्टेटर जो है वो जब भी मौका मिलता है वो पूरे रंग से नजर आता है। अब दूसरी बात ये है कि जो अभी वजाद भाई बात कर रहे थे कि 9 मई का वाकया, तो मैं बिल्कुल रियासत के साथ खड़ा हूँ। जिन लोगों ने 9 मई का वाकया किया उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, इबरतनाक मिलनी चाहिए और एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि आइंदा कोई भी हमारे रियासत से टकराने की कोशिश ना करे। लेकिन ये अगर नाखून गंदे हों तो उंगलियां नहीं काटी जाती। ये कोई तरीका नहीं है कि आप इस बुनियाद पे, ठीक है, इमरान खान अगर 9 मई में मुलव्विस हैं तो आप उनको नाअहल कर दें या जो लोग भी इसमें शामिल हैं उन्हें कर दें। लेकिन अब उस्मान डार की माँ का क्या कसूर है, मुझे बताएं। वो लाहौर के वो जो एमपी है जिनकी बेगम की वीडियो आई जिसमें वो रो रही है ऊंची ऊंची आवाज में, उनका क्या कसूर है? जिन्होंने 9 मई किया आप उनको बिल्कुल उड़ा दें। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि एक सियासी जमात का ही आप वो कर दें और मियां नवाज शरीफ साहब इस बात पे खुश होते रहे कि चलो अब मैं 4थी दफा वजीर आजम बनूंगा और 3 दफा जो मैं इस मुल्क को तरक्की के बामे अरूज पे लेके गया था 1 दफा और लेके जाऊंगा और मेरे एवन फील्ड से लेके और लेमन प्लेइंग फील्ड तक सब कुछ मेरे हाथ में है, तो मैं जो चाहे करता फिरूंगा। तो फिर रही बात यह कि मासूम खान तो किसी से नहीं मिलता था, मुज़ाकरात के ऊपर तैयार नहीं, वो तो बुरा था, इंतहाई बुरा इंसान था। ये तो बहुत अच्छे हैं ना, ये तो दूध के धुले में, ये तो नेक पारसा हैं। इन्होंने वो चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी बनाया और फिर जब वक्त आया तो उसे उठा के बाहर फेंक दिया। जरदारी ने कहा वो कौन सी हदीस है। फिर ये एक दूसरे को गालियां देते रहे, गिरेबान पकड़ के सड़कों पे घसीटने के दावे करते रहे। फिर मासूम खान तगड़ा हुआ तो फिर दोनों ने जफ्फियां पफ्फियां डाली। तो ये कौन सी मुनाफकत की सियासत है, बेअसूली सियासत है जिसके अंदर हम अपने इन इमामों को जिन्होंने नाइंसाफी बेअसूली के तुर्रे इम्तियाज पे खड़े उन्हें हम लीडरशिप का नाम देते हैं। और फिर ये जो इंतखाबात आप करा रहे हैं, वजाद भाई कह रहे हैं कि जी आखिरी 2 हफ्ते में होगा, अभी कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैंने तो माजी के इंतखाबात देखे जो 3 महीने पहले ही शुरू हो जाते थे। इस इंतखाबात ये ठंडे इसलिए हैं कि एक पार्टी को आप अवाम से लड़ने नहीं दे रहे, दूसरी पार्टी अवाम में जाने को तैयार नहीं है कि उन्हें पता है कि वहां जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा। और अवाम जो पार्टी है वो इंतजार में बैठी है कि हमें एक दफा मौका मिले तो हम बताएं कि हम इन जो ये लुटेरे हैं इनसे हम कितनी नफरत करते हैं।
तो भाई पाकिस्तान की बका इसमें है कि जो ठीक है नए 9 मई के गंदे करैक्टर हैं उन्हें उठा के बाहर फेंकें, लेकिन एक ऐसी फिजा मत बनाए जो पूरी दुनिया में ये बात फैले कि हम इतने जमहूरी हैं कि हम औरतों को भी नहीं माफ करते। पाकिस्तान के लिए इस जमहूरियत की बका के लिए जरूरी है कि हम एक ऐसा लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है, क्यों है लेवल प्लेइंग फील्ड? अब क्या अमेरिका, बरतानिया, चीन कहीं इंतखाबात होते हैं तो सियासी पार्टियां मांगती हैं? किस आज तक हिस्ट्री में बता दें कि किस मुल्क की सियासी जमात ने कहा होगा जी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए? यानी इसका मतलब है कि देयर आर सम स्टैंडर्ड्स कि जिसमें हम किसी को कुछ देते हैं, किसी को कुछ देते हैं। तो ये खत्म होना चाहिए। जमहूरियत तो इस चीज का नाम नहीं है, जमहूरियत तो इक्वलिटी का नाम है। और फिर ये क्या हमारा जो इलेक्शन कमीशन है जिसकी जिम्मेदारी है कि वो शफाफ इंतखाबात कराए, उसके ऊपर तो खुद मुस्लिम लीग नून की जो झैली तंजीमें और वकला तंजीमें जो हैं वो उंगली उठा चुकी हैं। वो तो मैं हैरान हूँ कि एक तरफ तो वकला तंजीमों ने ऐलान किया कि जी हम इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ पता नहीं क्या करने जा रहे हैं, फिर अचानक उन्हें सांप सूंघ गया और उन्होंने खामोशी इख्तियार की, या शायद उनसे जो कहलवा के और डरवाना था उसे इलेक्शन कमीशन को डरवा दिया। राइट साराना सब पॉइंट आ गया आपका सर। मैं ज़रा आगे बढ़ूंगा, भट्टी साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर जान लूँ। भट्टी साहब आप क्या कहेंगे, अभी क्या जो जलसे हमें नज़र आ रहे हैं या जो एक कल शेखुपुरा का जलसा आप देख लें, बड़ा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट वाला ये जलसा है जिसमें हमें बहुत सही पब्लिक पल्स का नहीं पता लगता। एक्सटेंसिव कैंपेन किसी सियासी जमात की नहीं है अभी तक उस तरीके से। कंपैरेटिवली पीपल्स पार्टी ने ज़्यादा जलसे ज़रूर किए हैं लेकिन वो भी बड़े कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के जलसे हैं। अवाम उस तरह चार्ज नज़र नहीं आ रहे। क्या वजह है ये? अब आने वाले दिनों में हम ऐसा कुछ देखेंगे जब इलेक्शन करीब आएंगे, या ये शायद इसी तरह की फिजा में इंतखाबात भी हो जाएंगे? देखिए नहीं, थोड़ा सा जो सियासी दर्ज हरारत है जो बिल्कुल जलसों के हवाले से सियासी पोलिटिकल गैदरिंग के हवाले से थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ेगा, लेकिन 10-12 दिन बाद मेरे ख्याल में। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हम पिछले अगर 3-4 इलेक्शन देखें तो ये अपने डिफरेंट टाइम फ्रेम के अंदर होते थे। नॉर्मली 60 दिन के अंदर ये इलेक्शन होते रहे और उस दौरान सारा प्रोसीजर होने के साथ साथ ना एक शेड्यूल के मुताबिक एक मोमेंटम बन जाता था। इस मरतबा तो फिर पहले तो पता नहीं चलता था लेकिन होने नहीं होने कब होंगे। कभी कहते थे निगरान हुकूमत जिस टाइप की आई है, जिस तरह के उनको फैसले का इख्तियार हासिल है, ये मामला बहुत लंबा चलेगा। कोई इलेक्शन की तारीख मांगता था तो कहते थे आप नाम ना लें, हल्का या लंबा मामला चलता रहा। तो अल्टीमेटली अल्लाह अल्लाह करके तो एक जाके तारीख तय हुई और उसके बाद फिर इलेक्शन का शेड्यूल आया और शेड्यूल के मुताबिक अब मामला आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि ये जो जिस चीज़ की आपने निशानदेही की शेखपुरा के हवाले से, कि जब हालात गैर मामूली हों तो वहाँ पर फिर यकीनी सी बात है कि वहाँ पर बाकी जो मामलात हैं, जो आवाम की दिलचस्पी है या जिस तरीके से कैंपेन रन होती है वो भी फिर गैर मामूली अंदाज में होती हुई आपको दिखाई देगी। और बहुत से मसाइल और भी हैं जो सिक्योरिटी हैं और कुछ और कंसर्न जिसकी वजह से कंट्रोल्ड एक पॉलिटिकल एक्ट दिखाई दे। लेकिन गुजारिश है जहाँ तक इस तक पहुँचे हैं, हमें किसी भी लीडर के साथ वो इंतहाई मसलूम हो, उसकी अपनी जगह की सियासत तो का काम नहीं है। सियासत में तो आप मासूमियत के साथ, मेरा नहीं ख्याल, एक रुथलेस काम है और बहुत सी जगहों के ऊपर आपको कहीं सख्त कहीं नरम फैसला और सिस्टम का मुज़ाहरा करते हुए आप चलना होता है, बंद गली करना होता है, सारी एफर्ट करते हैं, तवील जद्दोजहद को मौका है तो आप अपने विज़डम से वो फ्रूट्स हासिल करते हैं। आपके फॉलोअर वोटर्स ने आपको यहाँ तक पहुँचने में मदद होती है कि आप उनको फ्रूट्स मिल सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं, उन्हें बहुत से मौके मिले जब वो उस सारी सूरत-ए-हाल को कैपिटलाइज़ उन्होंने करना था, वो बदकिस्मती से नहीं कर पाए। उसकी जो सबसे बेहतर निशानदेही है उस सूरत-ए-हाल की, वो नईम बुखारी साहब ने की है, जो इमरान खान साहब के साथ रहे, लीगल फ्रंट बड़ी कामयाबी हासिल करके दी उन्होंने। और 3-4 बड़ी जो सियासी हुई जिसके नतीजे में हमारा पूरा जो एक हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम, हमारी पॉलिटिकल हमारी सियासत, हमारी मुआशरत सब कुछ मुतासिर हुई। वो 2-4 चीज़ों के साथ जुड़ी हुई थी जिसकी निशानदेही नईम बुखारी साहब ने खुद की। कहा कि कुछ दोस्त और वो खुद भी खान साहब को मना करते थे कि पंजाब असेंबली डिसॉल्व करें, कौम दें। और उसके बाद सारी सूरत पैदा हुई। अल्टीमेटली आपके मुखालफिन तो तैयार बैठे होते हैं कि आप गलती जिससे वो भरपूर फ़ायदा आप
मुश्किलात पैदा करे। लेकिन वो कुछ ऐसे स्टेप ये न सिर्फ पार्टी को भुगतना बल्कि दीगर सियासी पॉलिटिकल सिस्टम को भुगतना पड़ा। लोगों की जो स्पेस थी उल्टा कम हुई इक़दामात के नतीजे में। तो अब लो एंड स्टडी मामला तरफ जाने की कोशिश की जा रही है। कुछ सूरत नॉर्मल हो सके लेकिन नहीं हो पा रही। सूरत हाल नॉर्मल होने और बेहतर आने के अंदर मसदार हो सकता था, पोस्ट का हो सकता था। इनिशिएटिव तो लिया इमरान साहब ने, लेकिन वो कमेटी चले कुछ सीनियर लोगों की बना लेती है, कुछ ऐसे ज़रूर मौजूद होते ट्रस्ट डेफिसिट मुखालिफिन सियासी जमातों में, हरीफों में, और सिस्टम यहाँ बुरी तरह से मुतासर हो रहा था। सारे बिल बैठ को रास्ता निकालते कि आगे लेके कैसे चलना है। सिर्फ इख्तियार में जाने नहीं होंगे, लेकिन अभी तक वो डेडलॉक है, वो गैप है, जिसकी वजह से जो ट्रस्ट है पूरे निज़ाम पर, पूरे सिस्टम के ऊपर, इंतखाबी माहौल के ऊपर नहीं बन। तो अभी भी मेरे ख्याल है अब सियासी बड़े बिल्कुल सही भट्टी साहब, पॉइंट आ गया आपका। मैं तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एक ब्रेक की जाने बढ़ूँगा। ब्रेक से वापस आकर नए साल के हवाले से क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या प्रेडिक्ट किया जा रहा है, एस्ट्रोलॉजी क्या कह रही है, हमारे नजूम क्या कह रहे हैं, कैसा होगा ये साल, ज़रा थोड़ा सा उनकी राय लेंगे ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम के सेगमेंट में कुछ बात करेंगे 2024 कैसा साल रहेगा हर एतबार से। आम आदमी ये सवाल पूछता है क्या मईशत बेहतर होगी, माशी हालात मुल्क के बेहतर होंगे, इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे। मुख्तलिफ सियासी शख्सियात या जो जिस जमात का हिमायती है या जिसको वोट करता है या पसंद करता है, अपने लीडर के मुतल्लिक उनके बहुत सारे सवालात होते हैं। प्रेडिक्शंस ज़रूर की जाती हैं और बेशतर प्रेडिक्शन सच भी साबित होती है, लेकिन ज़ाहिर है तमाम तर बातें 100% दुरुस्त भी नहीं हो सकती। इस सेगमेंट में मैं चाहूँगा जो इस वक्त के बुनियादी और अहम सवालात हैं उनके जवाब तलाश करने की हम कोशिश करें 2024 आने वाले साल को लेकर। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं किनान चौधरी साहब, जो कि फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं। वेलकम कहूँगा सर आपको प्रोग्राम में। आई कम स्ट्रेट टू द क्वेश्चन जो कि हर आदमी एक सवाल कर रहा है। 8 फरवरी की तारीख़ है आम इंतखाबात के लिए, लेकिन हर कोई पूछता है इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, वक्त पर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। आप कल क्या कहता है, कैसे देखते हैं इसे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से अगर हम बात करें तो इसका एनालिसिस मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। जिस दिन डेट अनाउंस हुई थी उसी दिन मैंने न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन करते हुए एक न्यूमरोलॉजी एनालिसिस और प्रेडिक्शन लोगों के सामने रखी थी। वो ये थी कि ये 8 का अदद है जो कि डिलेज लेके आता है, और 8 का अदद डिलेज का बायस भी बनता है। और मैंने कहा था कि इसमें छुपे हुए अनासर भी होते हैं। 8 का अदद मख्फी अदद होता है, पुरस्रार अदद होता है। तो मैंने ये कहा था कि छुपे हुए अनासर और साजिशें भी सामने आती हुई नजर आ रही हैं, और लीगल इलीगल किस्म की प्रॉब्लम्स भी हमें देखने में मिलेंगी। और मैंने ये भी कहा था कि इंसाफ जो है, जस्टिस जो है, वो डिस्कशन में रहेगा फॉर गुड रीजंस और फॉर बैड एज वेल। और फिर उसके बाद हमने देखा कि डेट अनाउंस होने के बाद से लेके अब तक हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स देख चुके हैं। कंटिन्यू करूंगा उसी एनालिसिस को। अगर हम इस डेट को देखते हैं तो ये डेट जो है इटसेल्फ एक अनलकी डेट है। न्यूमरोलॉजी में 2 अदाद हमेशा अनलकी होते हैं जो डिलेस का बायस बनते हैं, कॉन्सिप्रेसिस का बायस बनते हैं। वो हैं 4, 13, 22, 31, यानी 8 का अदद और तवारीख, 4 का अदद और तवारीख, और 8, 17 और 26 यानी 8 का अदद और तवारीख। लास्ट ईयर हमने देखा कि 31 मई की डेट हमारे पास आई थी, बट उस पर भी इंतखाबात नहीं हो सके थे। वो भी कहीं ना कहीं कॉन्सिप्रेसी की नज़र हो गई या वॉट एवर उसको जो भी कहें, जबकि हमारी अदलिया ने एक डेट दे दी थी, फिर सदर पाकिस्तान ने भी डेट दी थी। तो वो न्यूमरोलॉजिकली एक अनलकी अदद था। अभी 8 के नंबर की अगर मैं बात करूं तो 8 का नंबर डिलेज का बायस बनता है। और इसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि एक तो 8 का अदद खुद से डिलेज का बायस बनता है। जो भी नए साल का आगाज हो जाएगा, हो चुका है, वो है 2024। 2024 को अगर हम जमा करते हैं, 2 जमा 0 जमा 2 जमा 4 को जमा करने से 8 का अदद आता है। तो यहाँ पे 8 के अदद का इन्फ्लुएंस डबल हो जाएगा। तो इसमें डिलेज डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं न्यूमरोलॉजिकली अगर देखूं। और इसमें पुरस्रार चीज़ें और भी रहेंगी, जैसा कि मैंने कहा कि 8 का अदद जो है
वो पुरस्कार चीज़ों का, छुपी हुई चीज़ों का, चाहे वो साजिशें हो, चाहे वो लीगल इलीगल प्रॉब्लम्स हो, उनका अदद होगा। तो कहीं ना कहीं डिले मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और कंट्रोवर्सीज भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि नंबर 8 हमेशा कंट्रोवर्सीज का बायस बनता है। वो किसी भी हिसाब से, किसी भी हवाले से, किसी भी इंसान, जगह, चीज़, मुल्क या किसी भी चीज़ की ज़िंदगी में आए, वो हमेशा कंट्रोवर्सीज क्रिएट करता है और राइट। कंट्रोवर्सीज का बायस बनता है। मुझे ये बताएं कि नान साहब, ये तो आपने बता दिया, वाजे हो गया कि मतलब ये आपने नंबर के अराउंड सारी की सारी गुफ्तगू फरमाई। साल 2024 डिले आ सकता है, मान लिया 2024 के साल में इलेक्शंस हैं, इस पर कुछ कह सकते हैं हतमी तौर पर आप? देखिए, अगेन मैं उसी बात को करूंगा। मैं चूंकि क्लियरली बात इसलिए नहीं कर रहा कि इस पर पाबंदी है मुझे, जहाँ पे पता चला है मीडिया पे बात करने में, लेकिन मैं डेट पे दोबारा आता हूँ। 8 का अदद है, 8 की डेट है। डिलेज डेफिनेटली है और काफी सारा डिले है इसमें, यानी अनटिल अनलेस के लोग अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे, साल में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी लोगों को अपना राइट लेने के लिए, राइट टू वोट लेने के लिए भी लोगों को स्ट्रगल करनी पड़ेगी। एंड ये बेसिकली अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐड करूं, एडिशन करूं इसमें न्यूमरोलॉजी एनालिसिस का, तो वो ये है कि 2024 का आगाज इस हवाले से तो डिले लेके आएगा जो आपका क्वेश्चन है, बट ये दूसरी तरफ चीजें जाती हुई नजर आएंगी। पीपल विल फाइट एंड एजिटेट फॉर देयर राइट्स, एंड फाइनली चीजें उस तरफ जाना शुरू होंगी जब वो इसको हासिल करने की तरफ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा 2024 में सारे राइट्स मिल जाएंगे, बट बिग टर्निंग पॉइंट इन अ पॉजिटिव वे इन द फेवर ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान ये होने जा रहा है राइट सर, पॉइंट आ गया बट आपका। उससे आगा पहले बेश्ती साहब ने काफी भी सारे हमें ज्वाइन स्ट्रगल। किया है। आगा बेश्ती साहब से ज़रा पहले इसी सवाल पर उनकी भी राय लेते हैं कि वो क्या कहेंगे इस पर। 8 फरवरी, आगा बेश्ती साहब, जो इंतखाबात के हवाले से पहला मैंने स्ट्रेट अवे सवाल किया है, उस पर किनान भाई ने तो बड़ा वाज़े तौर पर बताया कि 8 का जो अदद है न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिलेज़ लेकर आता है, वो डिलेज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं। आपकी क्या राय है, आप क्या देखते हैं मुकर्ररा वक्त पर 8 फरवरी की तारीख पर इंतखाबात, या आपको भी कोई ताख़ीर नजर आए? और आपका और सच टीवी का, आप सबका, और क्योंकि साल 9 पे नए साल में दाखिल हो रहे, इसलिए एक दुआ से फिर उसके बाद आपके सवाल के जवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलीकल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुक अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साअह व फी कुल्लि स्साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व इना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बहुत शुक्रिया आपका। और मेरे हिसाब से और सितारों की रोशनी से मुझे लगता है कि 8 फरवरी को होगा, और उसी डेट पे ही नज़र आता है, क्योंकि उसी में पाकिस्तान के बहुत से सितारे डाउन होते हुए, बहुत से सितारे उतरते हुए, बहुत से सितारे ऊपर बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। तो मुझे लगता है कि 8 फरवरी में पाकिस्तान की चेंजिंग नज़र आती हैं, और 8 फरवरी में जहाँ तक जो नतीजे निकाल सकता हूँ मैं, इल्मी राय ये है कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे। अलबत्ता ये जो इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन के जो जिम्मेदारान हैं, मुझे ऐसा लगता है ये जानबूझ करके ये तारीख रखी गई है ताकि इस तारीख पे ना हो। आपको मालूम है कोहिस्तान से लेकर मरी तक, मरी से लेकर कोयटा तक बर्फबारी होती है, और इन दिनों में ज़बरदस्त बर्फबारी होती है, फरवरी और जनवरी के एंड और पहले हफ्ते में। तो शायद कि ये एक साजिश तो ज़रूर है, इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे। बहुत से लोग हमेशा के लिए ग्रुप हो जाएंगे, और नए नए सितारे, नए नए लोग पाकिस्तान के उफुक में नजर आएंगे, जो आने वाले वक्त में इनकी हुक्मरानी के साथ साथ बेहतर मुस्तकबिल और एक शानदार मुस्तकबिल की निशानदेही हो रही है। जी दुआ करते हैं जी ऐसे ही हो। मैं किनान साहब अब आपसे जानना चाहूँगा, 2023 एक बड़ा मुश्किल साल देखा है पाकिस्तान की आवाम ने माशी एतबार से। जिस तरह महंगाई में इजाफा हुआ, शेखुरनोश की कीमतें, तमाम तर चीज़ें, तो एक आम आदमी सबसे पहला सवाल ये करता है कि आने वाला साल अब कोई मेरे लिए बेहतरी लाएगा। माशी एतबार से कुछ चीज़ें आप समझते हैं पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर होंगी? मैशत पूरी दुनिया में एक चैलेंज है, रिसेशन पूरी दुनिया में इस वक्त एक मसला बना हुआ है, और जब जब आता है तो ग्लोबली। लेकिन क्या ये 2024 कुछ इस दलदल से निकालेगा पाकिस्तान की आवाम को, या अभी मज़ीद इसी में रहना है कुछ अर्सा? देखिए, 2024 का अगर मैं एनालिसिस करता हूँ और पाकिस्तान की डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करता हूँ, तो न्यूमरोलॉजी साइकिल के मुताबिक जो पाकिस्तान को इस साल में नंबर रूल कर रहा है वो 3 का अदद है। तो ये पाकिस्तान को 3 का जो अदद है जुपिटर का, ये पाकिस्तान को
कह लें कि डिफ़ॉल्ट होने से बचाने में तो हेल्पफुल रहेगा। जितने पैसे हमें डिफ़ॉल्ट होने से बचने के लिए चाहिए होंगे या जो मुल्क चलाने के लिए चाहिए होंगे, वो कहीं न कहीं से अरेंज हो जाएँगे। जहाँ तक आपका क्वेश्चन है महँगाई से रिलेटेड, महँगाई मुझे अनफॉर्च्यूनेटली कम होती नज़र नहीं आ रही। जो मेरी कैलकुलेशन है, अल्लाह करे मेरी प्रेडिक्शन गलत साबित हो जाए, लेकिन महँगाई मुझे आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आ रही है। हाँ, अगस्त 2024 के बाद थोड़ा-सा मुझे रिलीफ मिलता हुआ महँगाई के हवाले से अवाम को नज़र आ रहा है। उससे पहले काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी, महँगाई बिल्कुल कम होती नज़र नहीं आ रही। महँगाई बतदरीज जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल रहेगी और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आम आदमी के लिए थोड़ा मज़ीद मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना महँगाई को मद्देनज़र रखते हुए, और यही चैलेंज पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स के लिए भी रहेगा, जो आने वाली हैं, जो मौजूदा हैं। पाकिस्तान के लिए कहीं न कहीं महँगाई एक चैलेंज के तौर पे सामने आने वाली है। अगस्त 2024 के बाद थोड़ा-सा रिलीफ ज़रूर मिलेगा, वो भी आटे में नमक के बराबर। वो भी आटे में नमक के बराबर। तो यकीनन ये को पाकिस्तान की आवाम के लिए बड़ी अच्छी बात नहीं है। आगा बश्ती साहब, आप कैसे देखते हैं, मईशत बेहतर होगी, आम आदमी की हालत ज़ार कुछ बेहतर होगी, या मुश्किल है ये साल? किनान साहब से इत्तफाक करेंगे जिस तरह उन्होंने फरमाया कि 24 में कोई ख़ास बेहतरी की तवक्को ना की जाए, 25 में शायद वो भी आटे में नमक के बराबर। कन्नान साहब मेरे दोस्त भी हैं और सीनियर और माशाल्लाह पाकिस्तान के मशहूर, मारूफ और एस्ट्रोलॉजर हैं। मैं देख रहा हूँ 2023 के नस्बत 2024 से 2023 उलझन, मसाइल, मुश्किलात और सियासी बेयकीनी का जो सिलसिला था वो जारी नज़र आता है मुझे। इलेक्शन होने के बावजूद भी मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान में कोई लोग मुतमईन होंगे। दूध के नहरें या महंगाई या IMF से रिलीफ या पेट्रोल और बिजली के बिलों में कमी आएगी, ऐसे मुझे कुछ नज़र नहीं आता। बल्कि ये इलेक्शन मुझे ऐसा लग रहा है कि तारीख का अजीब व गरीब इलेक्शन कहलाएंगे। इससे मज़ीद बेतमनी और मसाइल में इजाफा होता हुआ नज़र आता है। और बिलखुसूस अगर इस इलेक्शन को शबाब या एक अच्छी तरीके से सबको बिठा कर हमांगी के साथ नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि जो सियासी इंतशार है वो रहेगा। उसके असर फिर पाकिस्तान के इक़्तिसाद पर पड़ेगा, पाकिस्तान की महंगाई पर पड़ेगा और फिर साथ साथ पाकिस्तान इंतहाई मुश्किल हालात से गुजरेगा। मुझे नहीं लगता कि, दुआ करो कि ये मेरी बातें बिल्कुल गलत हो और मैं 2023 और 2024 में सेम हालात, सेम मसाइल, सेम मुश्किलात को देख रहा। जी किनान साहब, इंतखाबात जब भी होते हैं, अभी इक़्तिदार किसके पास जाता हुआ देख रहे हैं? किसके सितारे मजबूत हैं इस 2024 में कि वो वज़ारत उज़्मा के मनसब पर बैठें? जो टॉप की शख्सियात हैं उनमें किसको देख रहे हैं? जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो आगा साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप भी भाई हैं, दोस्त हैं, आपके काइंड वर्ड्स का बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपसे आपकी आवाज़ सुन के अच्छा लगा। अब आपके क्वेश्चन की तरफ मैं आता हूँ। आपने बात की, देखें पाकिस्तान में अगर सियासी मंजरनामे पे देखें तो खान साहब की बात करें तो उनका जो जायचा है, उनके जो सितारे हैं, उसके कंपैरिजन में तो कोई चार्ट या जायचा नज़र ही नहीं आता। बट अभी चेंजेस क्या आई हैं रिसेंट टाइम में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं वो चेंज होके बैरिस्टर गौहर अली साहब हो गए हैं, जो कि यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस आई हैं। तो अब जब हम इलेक्शन की बात करेंगे तो हम उनके चार्ट को देखेंगे। और फिर दूसरी बात अगर हम करते हैं नून लीग के हवाले से, तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है, उनको लगता है कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी हुई है तो वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं या वाइस वर्सा, मतलब उनको देखा जाए तो इसको अगर मैं देखूं नवाज शरीफ साहब की अगर मैं बात करूं तो उनका प्राइम मिनिस्टर बनना तो मुझे नामुमकिन हद तक मुश्किल नजर आ रहा है, जो उनके अदादोशुमार है, क्योंकि जिस डेट को वो पाकिस्तान में आए थे वो डेट ही बहुत अनलकी टाइम थी, इसीलिए उनको अभी इतनी अपोजिशन का सामना करना पड़ रहा है और स्टिल कंटिन्यूटी में रहेगा। ये मुझे तो ऐसा लग रहा है, हो सकता है वो इलेक्शन से पहले बाहर भी चले जाएं, ये भी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है अच्छा। इलाज के लिए या किसी भी हवाले से। दूसरी चीज, पीपल्स पार्टी की अगर मैं बात करूं तो आसिफ अली जरदारी साहब कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करेंगे बिलावल की निस्बत। बिलावल के नंबर थोड़े डाउन नजर आ रहे हैं। तो पीटीआई में अगर हम देखते हैं अभी करंट जो उनके चेयरमैन हैं उनका थोड़ा सा चार्ट कंपैरेटिवली डाउन है। अब तीनों को देखना होगा टाइम टू टाइम। बट अगर हम खान साहब की बात करते हैं तो उनका चार्ट तो अलग ही है। तो मतलब मुझे ज़रा उनकी बात इसकी अगर हम वजाहत तो करें तो उनका दीजिए किनान साहब। मतलब आपने कहा कि उसके मुकाबले में कोई जायचा नहीं है, उनका चार्ट अलग है। ये क्या पॉजिटिव साइड पे है, मुश्किलात की साइड पे है?
किस तरह अलग है, इसको तो ज़रा बताएं मुझे। अच्छा, देखिए जी, मैंने रिसेंट एक प्रिडिक्शन दी थी कि 16 दिसंबर 2023 से लेके 21 दिसंबर 2023 के दरमियान खान साहब टेबल अपनी फेवर में टर्न करते हुए हमें नजर आएंगे। तो हमने देखा कि एग्जैक्टली 22 दिसंबर 2023 को ही खान साहब की जमानत हो गई साइफर केस के अंदर। वो जो उन्होंने अपील मूव की थी 21 दिसंबर को, उसमें उनको बेल मिल गई। तो उनका चार्ट की बात करें तो स्ट्रगल के बाद पॉजिटिव वे में वो बहुत अच्छा आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बट मेरा पॉइंट ये है कि अब जब हम इलेक्शन में कैलकुलेशन करने जाएंगे आगे, तो वो फिर उस कैलकुलेशन को हम खान साहब से कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो हर पार्टी के हेड से रिलेटेड कैलकुलेशन होगी। तो ठीक है, तो उसमें किसको सबसे बैरिस्टर ज़्यादा साहब को स्ट्रांग देख रहे हैं किनान साहब आप? उसमें किसको ज़्यादा देखिए स्ट्रांग? हाँ, उसमें अगर हम बात करें अभी, तो मेरा पहला पॉइंट यही है कि आई कैन सी सम डिलेज इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस। ओके, मुझे लगता है कि ये टाइम पे होना मुश्किल है। ठीक ठीक है। आगा बश्ती साहब, आपकी क्या राय होगी? ज़रा मुझे थोड़ा थोड़ा बता दें, ये जो टॉप की लीडरशिप है और फिर किसके सितारे आपको ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहे हैं और कौन मुतवक्किल तौर पर इक़्तिदार संभाल सकता है, किसके सितारे ये बताते हैं। बेज़ाहिर तो देखो, मियाँ नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के लिए लाया गया। उसके तो शेरवानी और डिज़ाइनिंग भी वो हलफ बर्दारी में कौन से पहनेंगे, और फिर वज़ीर आज़म के खताब में असम्बली में कौन से बनाए पहनेंगे, PTV में कौन से पहनेंगे, वो सब भी डिज़ाइनिंग तैयार हो चुकी है। हमें तो बेज़ाहिर लगता है कि मियाँ नवाज शरीफ को ही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनाने की पूरी भरपूर तरीके से कोशिशें होगी। अलबत्ता मेरी क्योंकि इल्मी राय होती है, ज़मीनी हक़ाइक़ से हटकर हम अपनी इल्मी राय देंगे, और इल्मी राय ये है कि इस वक्त 95% मियाँ नवाज शरीफ को दिए जाए, 100% बिलावल को दी जाए, और 2% जनाब अली इमरान खान को दी जाए। तो 2% का भी अगर इमरान खान को मौका मिलेगा तो पाकिस्तान का 2024 में अगले 5 साल के लिए इमरान खान ही वज़ीर आज़म बनेंगे, क्योंकि इस वक्त उनके सितारे बुलंदी से बुलंदियों पर है। और हमेशा मैं देखता हूं कि जिसके सितारे देखकर मैं कह सकता हूं कि उसमें एक चीज में आपको इजाफा करूं, अगर 2 अशखास मिल जाए, 2 अशखास मिलकर काम करे, एक हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और अगर इमरान खान के साथ मिलकर काम करेगा, इन दोनों के सितारे जब हम चेक करते हैं ना, तो पाकिस्तान सऊदी अरब से भी आगे निकल सकता है। इमरान खान से बहुत फायदा दिया जा सकता है। इमरान खान से पाकिस्तान के कर्जे, पाकिस्तान के मसाइल, पाकिस्तान के जो तमाम मामलात है वो हल हो सकते हैं। तो आप उनको देखते हो, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर थोड़ा सा भी मौका मिलेगा, अगर नहीं मिलता है तो एक मखलूत हुकूमत आएगी। मियाँ नवाज शरीफ फिलहाल तो मुझे वज़ीर आज़म बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और साथ साथ वो वापस लंदन चले जाते, तशरीफ ले जाते हुए नजर आ रहा है। और मुझे लगता है इस वक्त शहबाज शरीफ के सितारे काफ़ी बेहतर हैं। और अगर इसके बावजूद भी मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनते हैं, तो मेरे लिए इस सदी का सबसे बड़ा मौजूदा होगा, और मैं हैरान हो जाऊंगा कि कहाँ मुझसे गलती हो गई कि मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गया और ये सितारों में क्यों नजर नहीं आए। तो ये राइट, तमाम किनान साहब, क्विकली आप दोनों से जानना चाहूँगा, वक्त कम है और सवालात मेरे पास बहुत ज़्यादा है। कौन से ज़ोडिएक साइंस हैं, कौन से स्टार्स हैं जिनके लिए ये साल अच्छा है 2024 कंपेयर टू अदर्स? ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें, लियो लोगों के लिए पहला आप थोड़ा स्ट्रगलिंग होगा, उसके बाद अच्छा टाइम पीरियड होगा। टॉरियंस के लिए, टॉरस लोग हैं, उनके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा है ओवरऑल। लिब्रास के लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। सेजिटेरियस लोगों के लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा होगा इस साल में। तो ये वो ज़ोडिएक साइन है जो इस साल में तरक्की करेंगे। जेमिनी और वर्गोस के लिए, वर्गोस के लिए जो है वो सेकंड हाफ ज्यादा अच्छा होगा। जेमिनाइज के लिए ओवरऑल पूरा साल काफी अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। एरीज रह तो गया ये है वो सब। ज़ोडिएक साइन है। एरिस के लिए ये साल ज्यादा अच्छा नहीं है, उनको काफी एहतियात के साथ चलने की जरूरत है। लास्ट में थोड़ी सी फेवर उनको मिलेगी, बट उनके लिए ये साल ज्यादा अच्छा नहीं है, आइडियल नहीं है। ठीक है, आगा बिश्ती साहब, आप क्या कहेंगे, कौन से स्टार्स के लिए ये जी, साल? क्योंकि कनान साहब ने तो बुरिश से बताया, मैं आपको सितारों से बताऊं। 3 सितारों वाले, सियारों वाले, मरीख, मुश्तरी और ज़ुहल, ये 3 सितारों के मातहत जितना अफराद है, बिलखुसूस सफ़र के ख्वाहिशमंद, जिनकी शादियों के मसाइल, जो जॉब के मुंतज़िर, जिनको हज उम्रा ज़ियारात के मुंतज़िर, और जो अपने मुस्तकबिल को बेहतर करते हैं, उनके घर इस वक्त शानदार तरीके से मौजूद है, जिसमें बहुत से हज़ारों, इसके अंदर 8-10 बुरुज भी आते हैं, और साथ साथ जो है वो हज़ारों
लाखों लोग इन 3 सितारों के मातहत नजर आते, जो यकीनी तौर पर उनके लिए खुश आइंदा है, मुबारक है, ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, अपनी लाइफ के हवाले से, मकान के तामीरात के हवाले से, जिनके बिलखुसूस रिश्तों के हवाले से जो इन 3 सियारों के मातहत रहते हैं, उनके लिए बहुत खुश आइंदा साल है, उनके लिए बहुत मुबारक है। यकीनी तौर पर यह सिलसिला 2025 तक 11 जनवरी तक जारी रहेगा। 2025 राइट, बस एक सवाल बड़ा क्विकली छोटा सा जवाब लेके फिर मैं वाइंड अप करूंगा। किरान साहब, 2024 T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट का पाकिस्तान में बेतहाशा शायकीन है, कोई अच्छी खबर हम मुतवक्के है हमें वहाँ से? देख रहे हैं आप को बड़ा एक सरप्राइज दे हमें? देखिए, अभी शाहीन अफरीदी साहब कैप्टन है, अगर वही कैप्टनसी करते हैं T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 में, तो डेफिनेटली पाकिस्तान के चांसेस टॉप 4 टीमों में मैं देख रहा हूँ, वो पाकिस्तान को अच्छे तरीके से लीड करेंगे और पाकिस्तान के ब्राइट चांसेस बनते हुए ठीक है, आगा नजर आ बहिश्ती रहे साहब हैं। से भी इस पाकिस्तान पे बहुत ज़रा राय अच्छी ले लूँ, परफॉर्मेंस वक्त सर महदूद है। आगा बहिश्ती साहब, कुछ अच्छी पॉजिटिव चीज़ पाकिस्तान टीम के लिए 2024 के T20 वर्ल्ड कप? मैंने अलबत्ता पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए ये जो 2025 है बहुत शानदार है। अलबत्ता T20 के लिए मैंने हिसाब नहीं लगाया, बिला वजह आपके सामने राय दूं ये गलत हो जाएगा। और अलबत्ता ये साल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए 2025-2026 बहुत से खुशियों के साथ दाखिल होने वाला है। जी, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं अपने दोनों इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। बहुत से सवालात अभी यकीनन बाकी हैं, लेकिन वक्त हमारे पास महदूद है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे मेरे ख्याल से उनके जवाब हमें प्रेडिक्शंस में मिले, और यकीनन ये प्रेडिक्शंस हैं। दुआ बहरहाल इस साल के आखिर में एक बेहतरीन 2024 के साल की, चाहे कोई मौजज़ा हो, जिस तरह भी हो, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए हर सतह पर उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आने वाला जो साल है वो बेहतर हो। आज के प्रोग्राम से इतनी। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।